स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर जैसा कि आपको पता है हम संविधान की सीरीज़ चला रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं भाग 2 की। भारतीय संविधान के भाग 2 की, जो डील करता है नागरिकता से, सिटीजनशिप से या नागरिकता से डील करता है। तो नागरिकता की आज बात की जाएगी। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है और किसको डील करता है? नागरिकता को। सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाग 2 किसको डील करता है, या भाग 2 का संबंध किससे है, या नागरिकता किस भाग में वर्णित है। तो भाग 2 में भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता वर्णित है। भारत में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, भारतीय नागरिक और दूसरे विदेशी। भारतीय नागरिकों का तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, उनमें तो कोई भेदभाव नहीं है, उनमें तो कोई वर्गीकरण नहीं है। लेकिन विदेशियों में वर्गीकरण है। एक है इनलीगल इमिग्रेंट्स, दूसरा है जो वीज़ा लेकर आते हैं, जो वैलिड एक डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं। एक वो विदेशी नागरिक होते हैं जो टूरिस्ट बनकर आते हैं या बिजनेस के लिए आते हैं, वो वीज़ा लेकर आते हैं। तो जो वीज़ा लेकर आते हैं उनकी एक कैटेगरी होती है वीज़ा लेके आने वालों की, और जो इनलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं या गैर कानूनी तरीके से भारत में आ जाते हैं उनकी एक कैटेगरी होती है। भारतीय नागरिकों को वोट देने, अब डिफरेंस क्या क्या है दोनों में, भारतीय नागरिकों में और विदेशी नागरिकों में। तो भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, साथ ही साथ चुनाव में वोट भी डाल सकते हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ या विधानसभा का चुनाव हुआ। जबकि कोई भी विदेशी, चाहे वो वैलिड तरीके से आया हो चाहे इनवैलिड तरीके से आया हो, भारत में वोट नहीं दे सकता और ना ही किसी भी प्रकार के चुनाव में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, खड़ा हो सकता है। पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता और वो खुद भी खड़ा नहीं हो सकता। चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार है, जबकि विदेशी लोगों को ये दोनों अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 15, ये सब मौलिक अधिकार हैं। 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये 5 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का वर्णन है इनमें। जब मौलिक अधिकार, अगला वीडियो मौलिक अधिकार पर ही आएगा क्योंकि भाग 3 डील करता है मौलिक अधिकारों से। तो मौलिक अधिकार हैं ये पांचों के पांचों। तो आर्टिकल 15 से 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जब हम सब मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। संविधान के अनुसार नागरिकों के लिए कानून बनाना संसद का काम है। जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो ये काम उन्होंने संसद पर छोड़ दिया कि वो नागरिकता के लिए कानून बनाए। और नागरिकता के लिए जो कानून बनाया गया वो बना 1955 में। संविधान के अनुसार नागरिकता के लिए कानून बनाना संसद का अधिकार है और नागरिकता के लिए कानून संसद ने बनाया 1955 में। इस अधिनियम को 5 बार संशोधित किया जा चुका है। सब पहले देखते हैं, इसके लिए संसद ने 1955 में अधिनियम बनाया नागरिकता के लिए। अब ये जो 1955 का नागरिकता का अधिनियम था, सिटीजनशिप एक्ट था, उसको 5 बार अमेंड किया जा चुका है। कुछ ना कुछ उसमें जोड़ा तोड़ा गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है साल 1986, 1992, 2003, 2005 एंड 2019, ये 5 बार संशोधित किया जा चुका है। ये आप साल याद रखिएगा। और एक बार हम आपसे कह रहे हैं, ये जो पूरी सीरीज हम चला रहे हैं इसके आप नोट्स ज़रूर बना के रखिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे कि आप इसके नोट्स ज़रूर बना के रखिए, बहुत हेल्प करेंगे इसके नोट्स। जो एज इट इज़ हमने पॉइंट लिखे हैं उसको आप अपने नोटबुक पर नोट कर लें, अच्छे तरीके से नोट करें, आपको बाद में जाके बहुत हेल्प करेंगे। ये अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाला 5 बार अमेंड हुआ है। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2019 में। 2019 की बात अभी करेंगे आगे हम, CAA से लेना देना है उसका। 26 जनवरी, एक मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें कि भारतीय नागरिक कौन है, तो 26 जनवरी 1950 को वो लोग जो भारत में थे या वो लोग जो पाकिस्तान से भारत में आ गए। जैसा कि आपको पता है भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, पाकिस्तान से जो लोग भारत में आ गए
वो भी भारतीय नागरिक बन गए, और जो भारत में थे वो तो भारतीय नागरिक बने ही। मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ तक जो लोग भारत में थे भारतीय नागरिक बने। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में एकहरी या एकल या सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। भारत में एक ही नागरिकता है, जैसे अमेरिका हुआ या स्विट्जरलैंड हुआ, इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ जैसे अमेरिका है, अमेरिका में आपको यूनाइटेड स्टेट की सिटीजनशिप अलग लेनी है, कैलिफोर्निया की अलग लेनी है, ओहायो की अलग, मैसाचुसेट्स की अलग, हर राज्य की अलग अलग सिटीजनशिप लेनी है। लेकिन भारत में एक नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप है। और ये कहाँ से ली गई है व्यवस्था? ये व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। अब हम देखते हैं भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त हो सकती। सबसे पहले तो जन्म से, बहुत कॉमन चीज़ है, अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो जन्म से, सबसे पहला पॉइंट है जन्म से। पंजीकरण, जैसा कि अदनान सामी ने किया, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन से वो उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली। पंजीकरण से आप अप्लाई करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये पाती है कि आपका आचरण अच्छा है या आप कला साहित्य की किसी एक क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया, या आप जो 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये देखती है कि आप अच्छे नागरिक बन सकते हैं तो आपको भारत की नागरिकता पंजीकरण के द्वारा मिल जाएगी। देशीकरण से, अगर आप लंबे समय से भारत में रह रहे हैं तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। पहले ये 11 वर्ष के लिए था, लेकिन बाद में इसको अमेंड कर दिया गया 2019 में। वो अगले वीडियो में बात होगी, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो अगला वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण, लंबे समय से भारत में रहने पर, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर आप एक पॉइंट याद रखें कि 3 दिसंबर 2004 ये सील हो गई डेट। 3 दिसंबर 2004 के बाद किसी को भी वंश के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। और लंबे समय से भारत में रहने पर, और देशीकरण से, और ये देशीकरण है, इसकी जगह ये होगा कि किसी क्षेत्र का भारत में विलय से। 5वां ऑप्शन ये है कि किसी क्षेत्र का भारत में विलय से। जैसे आपको याद होगा कि गोवा, पुडुचेरी, कई क्षेत्र ऐसे थे जो भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारत में जोड़े गए। तो वो क्षेत्र जो भारत में जोड़े गए उनको, उनके नागरिकों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो देशीकरण मतलब लंबे समय से भारत में रहने पर। और 5वां है, किसी क्षेत्र का अगर भारत में विलय हो रहा है तो उसके क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एक बार फिर से, जन्म से ईजी है, पंजीकरण से, अगर कोई उत्कृष्ट सेवा करता है देश की तो उसको नागरिकता मिलेगी। देशीकरण, लंबे समय से भारत में रहने पर। वंश के आधार पर 3 दिसंबर 2004 में लॉक हो गई, इसके बाद किसी को नागरिकता नहीं मिलेगी वंश के आधार पर। और किसी क्षेत्र का भारत में विलय से, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो उसमें, अगर किसी क्षेत्र का भारत में विलय हो रहा है तो उसके नागरिकों को स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। अब नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है? प्राप्त करना और समाप्त होना। तो नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, 3 प्रकार से छोड़ी जा सकती है या समाप्त हो सकती है। स्वतः छोड़ने पर, अगर कोई नागरिक स्वतः ही भारत की नागरिकता छोड़ना चाहे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज आदि का अपमान करने पर, और दूसरे देश की नागरिकता लेने पर। देखिए, भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ये प्रूव कर दे कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास भारत के साथ साथ किसी दूसरे देश की नागरिकता भी, मान लीजिए भारत के साथ इंग्लैंड की नागरिकता भी, अमेरिका की भी, किसी दूसरे देश की नागरिकता है, तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, नागरिकता का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। एक बात क्विक रिवीजन करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नागरिक, भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिकों में जो ऑफिशियल वैलिड तरीके से आए हैं और जो दूसरा जो इनलीगल तरीके से आए हैं।
भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन विदेशी नागरिकों को यह अधिकार नहीं है। एक चीज और याद रखें, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव केवल वही लड़ सकता है जो जन्म से अमेरिकी नागरिक हो, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जन्म से भारतीय नागरिक होना जरूरी नहीं है। अगर आप इन 5 तरीकों में से भी किसी तरीके से भारतीय नागरिक बने हैं तो आपको भारत की नागरिकता, तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि अमेरिका में ये व्यवस्था नहीं है। दोबारा करते हैं, तो नागरिकों को कुछ अधिकार, स्पेशल अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ये 5 अनुच्छेद हैं 15, 16, 19, 29, 30 जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। संविधान के अनुसार नागरिकता के लिए कानून बनाना संसद का अधिकार है और इसके लिए संसद ने 1955 का एक्ट बनाया, अधिनियम बनाया, जिसको नागरिकता अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम को 5 बार संशोधित किया गया है, 5 टाइम अमेंड किया गया है, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2019 में, जिसकी बात हम आगे सीए की बात अगले वीडियो में करेंगे। संशोधित किया गया है। मोटे तौर पर अगर देखें कि तो 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन जितने लोग भारत में थे वो सभी भारत के नागरिक कहलाए। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है और यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है, 3 प्रकार से छोड़ी जा सकती है। प्राप्त करने के लिए 5 तरीके हैं: जन्म से, वंश से, देशीकरण से, पंजीकरण से और किसी क्षेत्र का भारत में विलय से। जबकि 3 प्रकार से छोड़ी जा सकती है: स्वतः छोड़ने पर, दूसरा है अगर आप संविधान आदि का अपमान करते हैं, और तीसरा किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में अच्छे से आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है, कुछ आपको पॉइंट अभी भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ज़रूरी हो रहा है, अगला जो वीडियो आ रहा है CAA का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हम चाह रहे थे तो इसी में उसको ऐड कर सकते थे, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है और ये वीडियो भी लंबा हो जाता, तो उसको अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो घंटी का निशान बनाया उसे भी दबा दें। अगला वीडियो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर आएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो इसी का एक पार्ट है। चलिए, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।